स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति अर्थात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से ही स्पष्ट है, एक समान है, यूनिफॉर्म है, लेकिन क्या है, सर्कुलर मोशन। अभी तक हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, एक समान गति। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो गति कैसी थी? सरल रेखीय गति। इसको हम अगर बताना चाहेंगे तो किस प्रकार कहेंगे? हमें ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई कण या कोई पिंड एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर सर्कल, याद रखना स्फीयर नहीं है, सर्कल की बात हो रही है। और सर्कल कैसा फिगर है? 2D फिगर, दो विमीय फिगर है सर्कल। किसी वृत्त पर या किसी वृत्त के अनुदिश एक अचर चाल से चलता है। अचर चाल यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से चलता है। कांस्टेंट स्पीड से हमारे पास कोई कण है, वो किसी सर्कल पे जा रहा है, तब उसकी गति को हम क्या बोलेंगे? एक समान वृत्तीय गति। तो ये ध्यान रखना है कि एक समान वृत्तीय गति में जो है चाल कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, और मार्ग कैसा होगा? सर्कुलर होगा। जो पथ होगा वो सर्कुलर होगा। और क्योंकि ये सर्कल जो है एक समतल की आकृति है, यानी दो विमीय आकृति है, तो इसलिए एक समान वृत्तीय गति समतल में गति का एक उदाहरण है। एक एग्जाम्पल के रूप में इसको हम ले सकते हैं। एक समान वृत्तीय गति एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हमने कह दिया कि अचर चाल है, और फिर इसमें त्वरण कहाँ से आया है? तो वही हम दिखाने वाले हैं। चाल तो अचर है, और त्वरण कैसे आया है? यानी अगर हम कहें स्पीड कांस्टेंट है, या इसको कहें अगर वेलोसिटी क्या है उसकी? कांस्टेंट है, तब उसमें कांस्टेंट होने पर जो है एक्सेलरेशन कैसे आया? तो वो देखिए, अगर हम अलग अलग समय पे देखें, ये सेंटर हो गया माना O, और अलग अलग समय पे हम जो है कण की स्थिति देखें, कभी कण यहाँ था, कभी माना यहाँ से शुरू किया उसने चलना, किसी समय यहाँ पे हुआ पार्टिकल, किसी समय यहाँ पे, कभी यहाँ पे। तो इन अलग अलग स्थितियों में आपको ये देखना है कि कण का जो है वेग की दिशा लगातार बदल रही है। ये है, अगर इस तरह से चल रहा है, वो वेग क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी माना क्या है? v है। हमने कहा v का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। ये क्या? एक सदिश राशि है वेलोसिटी, और ये क्या है? कांस्टेंट, नियत या अचर। ठीक, ये अचर हो गया। फिर हम कह रहे हैं कि इसमें त्वरण भी है। तो ये एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति होती है कण की जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड अचर रहता है, लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है। और त्वरण क्यों हुआ? क्योंकि वेग की बात कर रहे हैं, तो एक सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होनी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होना है। मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट हो गया, लेकिन आप उसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? किसी बिंदु पे स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आएगी, ये v, ये इस प्रकार से v यहाँ पे निकालेंगे। ये किसी भी बिंदु पे अगर जो है इस वृत्तीय गति के अंतर्गत किसी बिंदु पे कण के वेग की दिशा निकालनी है, तो उस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा खींचनी होगी। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच देंगे हम, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हमको दिखेगा कि कण के वेग की दिशा क्या है? अलग अलग हो रही है। और अर्थात वेग की दिशा हम ये कह सकते हैं लगातार बदल रही है। और जब वेग की दिशा लगातार बदल रही है तो वेग सदिश राशि है, वेग लगातार हम कहेंगे बदल रहा है। क्योंकि वेग बदल रहा है तो वेग में परिवर्तन होने का कारण क्या है? कि उसमें त्वरण है। तो ऐसे इसको हम क्लियर कर सकते हैं। वृत्तीय मार्ग पे या वृत्तीय गति को हम इस प्रकार दिखा रहे हैं। अब इसमें एक सदिश लेते हैं। किसी क्षण जो है हमने कहा वृत्त के केंद्र O के सापेक्ष पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई? माना ये है P, इसी टाइम पे P यहाँ पे O के सापेक्ष पार्टिकल यहाँ पे है, और ये एंगल थीटा ट्रेस कर रहा है वो। ठीक, थीटा एंगल हो गया इस प्रकार से। तब अगर हम इसमें सदिश को बोले तो इसमें जो है एक कण की वृत्त पर स्थिति बिंदु P एक सदिश होती है जिसको बोलते हैं त्रिज्या रेखा या त्रिज्या होती है OP। OP क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है R, और इसको बोलते हैं त्रिज्य सदिश, रेडियल वेक्टर। क्या कहेंगे? त्रिज्य सदिश।
त्रिज्या सदिश रेडियल वेक्टर OP, ये हम सदिश के रूप में डिफाइन कर रहे हैं कि जहां मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज इक्वल टू क्या होगा, इस त्रिज्या सदिश का जो परिमाण है वो होगा वृत्त की त्रिज्या के बराबर r, रेडियस ऑफ सर्किल r, अगर r है स्मॉल r, तो त्रिज्या सदिश OP इस प्रकार डिफाइन होता है कि जिसका परिमाण वृत्त की त्रिज्या के बराबर है और दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा होगी इसकी r के बढ़ने की दिशा में, तो केंद्र से परे ये दिशा है त्रिज्या सदिश की दिशा, ये इस प्रकार से कि वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर या जिस दिशा में त्रिज्या सदिश का मान बढ़े, यानी ये r की वैल्यू बड़ी तब होगी जब इस प्रकार से जाएगा वो, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई r की त्रिज्या सदिश जिसको हमने कहा है। तब तात्कालिक स्थिति को निरूपित करने वाला सदिश OP त्रिज्या सदिश कहलाता है, उसका मैग्नीट्यूड वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन हो गई त्रिज्या सदिश की। अब वृत्तीय गति में जो है किसी भी क्षण हमने कहा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो उस समय कण के जो है वेग सदिश को दिखाती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि वेग सदिश और त्रिज्या सदिश कहीं पर भी आप मिला दो इस त्रिज्या को इस प्रकार से, तो आपको पता है वृत्त की त्रिज्या वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच क्या कोण बनता है 90, ये एंगल क्या होगा हमेशा 90। तो त्रिज्या सदिश और वेग सदिश वेलोसिटी वेग सदिश, ये वेलोसिटी त्रिज्या सदिश और वेग सदिश के बीच का एंगल हमेशा क्या होना है 90 डिग्री। ये ध्यान में रखना है कि प्रत्येक स्थिति में या एक समान वृत्तीय गति की प्रत्येक स्थिति में वेग सदिश और त्रिज्या सदिश एक दूसरे के लंबवत है। तो वेग सदिश इज प्रोपोर्शनल टू त्रिज्या सदिश रेडियल वेक्टर r, ये होना है वृत्तीय गति में, इसने होना ही होना है। एक समान वृत्तीय गति कहा गया, अगर हम कहें कि एक समान सरल रेखीय गति है v कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे देखो दिशा भी निश्चित हो गई, दिशा भी क्या है एक समान है, दिशा नहीं बदल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्सेलरेशन त्वरण ये बराबर 0। एक समान रेखीय गति में त्वरण क्या होता है 0 होता है। और एक समान वृत्तीय गति v का मान नहीं बदल रहा है लेकिन दिशा बदल रहा है, तब यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन a इज नॉट इक्वल टू 0, ये अंतर है। ये ध्यान रखना आपको कि एक समान रेखीय गति और एक समान वृत्तीय गति का अंतर। यहाँ पे एक समान रेखीय गति में त्वरण 0 होता है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि वेग की दिशा लगातार बदल रही है और त्वरण डिपेंड करता है वेग पे, या तो वेग का मैग्नीट्यूड बदले परिमाण या वेग की दिशा बदले वेक्टर राशि है या दोनों बदले, तब उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो इस प्रकार से तो ये एक समान वृत्तीय गति का हमने उदाहरण लिया है आज। इसमें हम आगे देखेंगे अब जो है जिस प्रकार से एक समान रेखीय गति में हमारे पास रेखीय त्वरण होता है, रेखीय विस्थापन होता है, रेखीय वेग होता है भी, उसी प्रकार से वृत्तीय गति में या एक समान वृत्तीय गति में भी कोणीय विस्थापन, विस्थापन को कहेंगे कोणीय विस्थापन, वेग को कहेंगे कोणीय वेग, त्वरण को कहेंगे कोणीय त्वरण, और फिर इनमें संबंध देखेंगे। ये हम अभी करने वाले हैं, इसको आप नोट कर लें प्लीज। अब चलते हैं सरल रेखीय गति में जो राशियां हुई हैं वही हमने जो है वृत्तीय गति में क्या कहा उनको कोणीय, ये सर्कुलर मोशन में उनको कहा कोणीय, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। पहला हम चलते हैं कोणीय विस्थापन, इसको सिर्फ रिलेट कर देना है हमने सरल रेखीय गति से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही है। तो हम फिर से लिखते हैं, एक वृत्त लेते हैं कि जिस वृत्त के अधीन मानक गति हो रही है, इसकी परिधि के अलोंग यहाँ पे कहीं केंद्र है और ये O केंद्र है, हम क्या कहते हैं ये O केंद्र है, और समय t बराबर 0 है, तो कण की स्थिति माना ये है 0। देखो t बराबर 0 पर कण की स्थिति t बराबर t1 और t बराबर t2, कण की स्थिति यहाँ पे माना p1 है, यहाँ पे p2 है, यहाँ पे यहाँ पे p0 है, यहाँ पे p1 है और यहाँ पे p है, p2 है। तो जब हम कहते हैं शुरुआत में, माना शुरुआत में कोई कण जो है किसी वृत्त की परिधि पे चल रहा है और किसी क्षण जब कण का जो है त्रिज्या सदिश कण की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना घूमता है, उस कोण को उस कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति माना ये है,
माना कण की प्रारंभिक स्थिति क्या है, बिंदु P0। कोई कण हम कहते हैं वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से मूव कर रहा है कण सर्किल पे इनिशियली, और शुरू में P0 से, जब t बराबर 0 था तो कण था P0 पे, इस पॉइंट पे। अब कण आगे मूव करने लग गया है तो किसी क्षण माना T1 स्थिति पे कण कहाँ पहुंच गया, घूम के यहाँ पे पहुंच गया, ये P1 हो गया। ये कोण हमने क्या कहा, माना θ1, क्या हो गया, θ1 कोण घूम गया कण, ठीक। वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे, और दूसरे क्षण पे फिर कुछ समय बाद कहाँ पहुंचा, T2 टाइम हो गया, यहाँ पे पहुंचा P2, ये एंगल क्या हो गया, θ2, ये पूरा बड़ा एंगल कितना हो गया, θ2। अब ये θ2 है बड़ा एंगल, ये छोटा एंगल थीटा है, और ये एंगल क्या हो गया, θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1, ठीक। ये बीच का एंगल क्या बना, θ2 माइनस θ1, और इसी को क्या कहते हैं हम, डेल्टा थीटा। इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा थीटा। कोण में कितना परिवर्तन हुआ, θ2 माइनस θ1, ये डेल्टा थीटा, ये कोण एंगल बीच में P1O P2, P1O P2 कितना कोण हो गया, डेल्टा थीटा। T1 T2 समय पे इस प्रकार से माना कण की स्थिति है। हमने जो T1 T2 लिए हैं सूक्ष्म समय है, क्या है, सूक्ष्म समय अंतराल। और दूसरा है, लिख देता हूं मैं, सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी लिया है, जहां डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1, अर्थात T1 भी बहुत छोटा समय है, T2 भी बहुत छोटा समय है, उनका अंतर लेंगे डेल्टा टी तो वो और भी ज़्यादा छोटा समय हो गया। वृत्तीय पथ पे चल रहा है इस प्रकार से, ये θ2 हो गई, T1 T2, और जब T1 से T2 में कण गया तो हमने कहा वृत्तीय पथ को कितना चला, डेल्टा एस दूरी, डेल्टा एस, P1 से P2, T1 से T2 समय में P1 से P2 पर पहुंचने पर डेल्टा एस समय, डेल्टा एस जो है दूरी तय करता है। तो ये वृत्त का चाप है, वामावर्त दिशा में तय की गई दूरी है, और इसको क्या कहेंगे, रेखीय विस्थापन। ये तो रेखीय विस्थापन है ना, डेल्टा एस क्या है, रेखीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है, जितना कोण उसने ट्रेस किया है, जितना कोण नापा है उस दौरान। तो कण डेल्टा थीटा कोण से घूम रहा है जब वो जो है डेल्टा एस दूरी तय कर रहा है, ये घुमाव ही कोणीय विस्थापन कहलाता है। अब इनमें संबंध देखिए, कोण बराबर क्या होता है, क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये पढ़ा है फॉर्मूला छोटी क्लासेस में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण तो हो गया डेल्टा थीटा, ये बीच का कोण, चाप कितना हो गया, डेल्टा एस, डेल्टा एस बटे त्रिज्या आर, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा को कोणीय विस्थापन कहते हैं, जितने कोण से कण घूम जाता है प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से कण घूम जाता है, तो ये क्या हो गया, कोणीय विस्थापन। ये क्या है, कोणीय विस्थापन। डेल्टा एस क्या है, रेखीय विस्थापन, ये क्या है, रेखीय विस्थापन। तो डेल्टा थीटा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उससे आपने सिंपल निकालना है। आपको सरल शब्दों में अगर बताएं, कोणीय विस्थापन कुछ नहीं है, कोणीय विस्थापन है कोण, कितने कोण से कण घूम जा रहा है, कितने कितने समय में कितने कोण से कण घूम गया, जितने कोण से घूमा वो कोणीय विस्थापन है। जितनी दूरी किसी पथ पे चला वो क्या है, रेखीय विस्थापन है। जितनी दूरी पथ पे चला वो क्या है, रेखीय विस्थापन है। ये रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में इस प्रकार से संबंध आएगा, और यही संबंध क्या लाएगा कि डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। क्लियर है, ये इक्वेशन डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर, इन दोनों में संबंध हो गया है। मात्रक क्या होगा, कोणीय विस्थापन या कोण, और वही तो कोणीय विस्थापन बराबर क्या कहेंगे हम, कोण भी तो कहेंगे किसी के सापेक्ष, सेम है। कोणीय विस्थापन क्या है, कोण है, कितने कोण से घूम गया, वृत्त पे जा रहा है तो कोण घूम रहा है वो, कोणीय विस्थापन कोण हो गया। मात्रक की बात करेंगे तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। मात्रक क्या हो गया, रेडियन। रेखीय विस्थापन का मात्रक मीटर, ऐसा मात्रक रेखीय विस्थापन का क्या है, मीटर। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है। ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं इसमें, ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कोणीय विस्थापन, हो गया, कोणीय वेग में चलेंगे। अब
किस में चलेंगे? कोणीय वेग में। दूसरा करेंगे जैसे रेखीय वेग में से यहाँ कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर शब्द यूज होता है अंग्रेजी में। एंगुलर वेलोसिटी चलेंगे जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है, यानी ये वृत्ताकार पथ पे चलता है, ये वृत्तीय गति करता है, तब उसका कोणीय विस्थापन जो है समय के साथ क्या होगा? बदलता रहेगा। और बदलता रहेगा तो वृत्तीय गति में कण के कोणीय विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर को उसका कोणीय वेग कहते हैं। आपको याद नहीं रखना, आपको ये ध्यान में रखना कि रेखीय वेग क्या होता है? v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यही होता है औसत। अगर रेखीय वेग की बात करें तो आपके पास औसत रेखीय वेग होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, कितने समय में वो विस्थापन हुआ। ये होता है आपके पास रेखीय के लिए। कोणीय के लिए यहीं से फॉर्मूला निकालना है। तो कोणीय वेग बराबर, कोणीय वेग को दिखाते हैं ओमेगा से। किससे दिखाएंगे? ओमेगा। ये ग्रीक लेटर है, इसको कहा जाता है ओमेगा। ओमेगा से दिखाएंगे हम इसको, कोणीय वेग को। ओमेगा बराबर, यहाँ पे रेखीय विस्थापन था तो यहाँ पे आएगा कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, ये हो गया औसत। औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग बराबर ओमेगा बार से दिखाएंगे, ओमेगा बार बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यदि ये समय अंतराल डेल्टा टी बहुत छोटा है, यदि डेल्टा टी बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो, यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट से क्या बन जाता है? जिसको बोलते हैं अनंत सूक्ष्म या अत्यंत सूक्ष्म। तब कोणीय औसत जो कोणीय वेग है ये क्या होगा? तात्कालिक कोणीय वेग। ये तो है औसत कोणीय वेग, ये बन जाएगा तात्कालिक कोणीय वेग। तात्कालिक कोणीय वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी क्षण बोला, जिस क्षण बोला उसी क्षण का वेग। ओमेगा बराबर क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। अवकल गणित में आप पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन से आया। ओमेगा बराबर तात्कालिक डी थीटा अपॉन डी टी। मात्रक की बात करेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक जरूर दिखाना है, और अगर सदिश राशि है अदिश राशि है तो दिखाना जरूर है। कोणीय विस्थापन, ठीक, सदिश अदिश राशि है, दिखाना कैसे है? तो दिशा और मात्रक को हम दिखाएंगे। अभी एक नियम है इनके दिशाओं के लिए, वो निकालना सीखेंगे। मात्रक हो गया, यहाँ पे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक, इसका तो रेडियन है, रेडियन प्रति सेकंड। क्या हो गया? रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। एक इंपॉर्टेंट नोट और देख लो कि विमीय सूत्र, क्योंकि 11 में विमीय सूत्र पूछा जाता है। अगर विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? रेखीय वेग का मीटर प्रति सेकंड LT-1। क्लियर हो गया? विमीय सूत्र इसका क्या है मित्र? रेडियन प्रति सेकंड। और रेडियन क्या है? रेडियन अपने आप में क्या है? देखो, डेल्टा थीटा अपने आप में क्या है? डेल्टा एस अपॉन आर, यही है ना? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो रेडियन आया इसका मात्रक, और रेडियन अपने आप में क्या है? ये डेल्टा एस क्या है? मीटर में, ये भी क्या है? मीटर में। दूरी, दूरी बटे दूरी, इसका तो विमीय सूत्र क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नेट, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा ना, समान राशि है वो, तो इसका तो विमीय सूत्र नहीं होना, केवल ये बचा, तो ये बचेगा T-1। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है T-1 और रेखीय वेग का विमीय सूत्र LT-1। क्लियर हो गया? तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन या कोणीय त्वरण कहें तो ये सब क्या है? रेखीय वेग, रेखीय विस्थापन और रेखीय त्वरण की बात सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इनके लिए एक नियम है। कोणीय वेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा निकालने के लिए एक नियम देते हैं हम, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नियम है जिसको बोलते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये आप नोट कर लें प्लीज।
दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये नियम लगाना है और बस सीधा सीधा तीनों चीजें हमको एक ही साथ मिल जाएंगी। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये किस लिए लगाना है? चाहे आपके पास क्या हो, कोणीय विस्थापन हो या कोणीय वेग हो या कोणीय त्वरण हो। कोणीय त्वरण की परिभाषा आप सिंपल दे सकते हैं, जैसे वहां रेखीय त्वरण की देखी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण, कोणीय त्वरण कहेंगे। कोणीय विस्थापन की समय दर को या कोणीय विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। तो वैसे कोणीय वेग के जो है परिवर्तन की दर को, ये समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है। दाएं हाथ का जो अंगूठे का नियम है उससे हम जो है कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण आदि इन तीनों का हम क्या दे सकते हैं? दिशा। तीनों की, क्योंकि सदिश राशि और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा देनी आवश्यक है। दिशा ज्ञात करने हेतु, ये इंपॉर्टेंट है, दिशा ज्ञात करने हेतु तो जो हमारे पास दाएं हाथ का नियम है, ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, वो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, इनकी दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है, ज्ञात करने हेतु नियम। ये नियम है इनका। अब ये नियम क्या कहता है वो देख लो। सबसे पहले कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहता है कि यदि कण कागज के तल में वामावर्त दिशा में वृत्तीय गति करे तो कोणीय वेग की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। जैसे सिंपल इसको अप्लाई करके दिखाते हैं आपको, कुछ नहीं करना आपने। माना ये है व्हाइट बोर्ड का तल, ठीक है। अब वृत्तीय गति कण कर रही है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, या दक्षिणावर्त घूमेगा या वामावर्त घूमेगा। हम कहते हैं माना कण ऐसे गया, वामावर्त घूमा। अब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कैसे आपने इस्तेमाल करना है, तो इस नियम के अनुसार हमको क्या करना है? दाहिने हाथ के अंगूठों को छोड़कर शेष 4 उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ देना है कि वो घूर्णन गति करते हुए या वृत्तीय गति करते हुए कण की गति की दिशा में हो। तो अब अंगूठा जो है गति तल के लंबवत पिंड का कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण इनकी दिशा में होगा अंगूठा। कहने का तात्पर्य, कोई कण इस बोर्ड में ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने उंगलियों को ऐसे मोड़ना है। तो ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी, और जो इनकी दिशा होगी, जिस तल में कण वृत्तीय गति करेगा उस तल के परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना है। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, इनकी जो है दिशा होगी तल के परपेंडिकुलर, ठीक। वृत्तीय गति के तल के लंबवत दिशा में। अच्छा, वृत्तीय गति के तल के लंबवत दिशा में इसकी गति होगी। अब लंबवत दिशा ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, अंदर भी बाहर भी। जैसे दक्षिणावर्ती पेंच का नियम बताया था सदिशों में, सदिश राशियों में हमने बताया था दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। 2 सदिश A क्रॉस B, उनकी दिशा क्या होगी? जिस तल में A क्रॉस B रखे होंगे उस तल के परपेंडिकुलर। अब वो परपेंडिकुलर इनवार्ड होता है, आउटवार्ड होता है, उसके लिए दाएं हाथ का पेंच का नियम था। उसी प्रकार से कि कोई भी कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उस वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण की दिशा उस जिस तल में वृत्तीय गति कर रहे हैं, ऐसे तल में कर रहे तो परपेंडिकुलर ये हो गया। अगर ऐसे तल में कण वृत्तीय गति कर रहा है तो परपेंडिकुलर दिशा ये हो गई, ऊपर या नीचे कहीं भी, ठीक है, यहाँ नीचे या ऊपर। अगर ऐसे है कण गति कर रहा है इस प्रकार से, तब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर यहाँ या यहाँ को। तो ये 2 दिशाएं, उन दिशाओं को डिफाइन करने के लिए, निकालने के लिए हमको दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाना है। अंगूठा या तो अंदर होगा या अंगूठा बाहर होगा, क्लियर। तो इस प्रकार से उन 2 दिशाओं को डिसाइड करना है। ये तो तय है कि जो भी दिशा होगी वो क्या हो, जो भी इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वृत्तीय गति के तल के लंबवत होगा वो।
इन ये तीनों क्या होंगे, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, तल के लंबवत, और दिशा देनी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। अगर जैसे वामावर्त में घूम रहा है तो उंगलियों को ऐसे मोड़ दो आप एंटी क्लॉकवाइज, और अंगूठा देखो तो अंगूठा क्या हो रहा है, व्हाइट बोर्ड से बाहर की ओर, तो कोणीय वेग की दिशा क्या होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और यहीं पे अगर जो है इस प्रकार से घूम रहा है वो क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो अब उंगलियों को मोड़ेंगे, ये तो उल्टा हो गया, तो उंगलियों को ऐसे मोड़ना है हमने, अंगूठे वाली दिशा से देखना। अब ये देखो ये उंगलियां कैसी है, जैसे ये घूम रहा है ना ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसी प्रकार से ये हाथ भी ऐसे क्लॉकवाइज है, और अंगूठा कहाँ दिखा रहा है, इनवर्ड, अंदर की ओर। तो इस केस में जो है कोणीय वेग की दिशा लंबवत भीतर की ओर, यहाँ कोणीय वेग की दिशा लंबवत बाहर की ओर है, इस बोर्ड के तल के। ठीक, तो ये दिशा क्लियर हो गया, दिशा का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलिए, कण का जो है, अच्छा दिशा हो गया। अब क्योंकि एक पूरे चक्र में, जो चक्कर में अगर हम कहें एक पूरा चक्कर अगर कण लगाता है तो कितना जो है कोणीय विस्थापन हो जाता है उसका 2 पाई, 360 डिग्री है 2 पाई, रेडियन में बोलेंगे 2 पाई। 2 पाई कोण एक चक्कर में लगाता है, और कण का परिक्रमणकाल अगर टी है तब जो है ओमेगा औसत क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो एक चक्कर में चली गई कुल कोणीय दूरी कितनी हो गई, 2 पाई, और एक चक्कर पूरा करने में कुल लगे समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो ये भी इनमें संबंध है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। ये रिलेशन आपने ऐसे भी याद रखना। यदि एक सेकंड में n चक्कर लगाए या आवृत्ति है तो 1 अपॉन टी क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई n। ये भी n जहाँ कण की वृत्तीय पथ पे आवृत्ति है, तो ये संबंध है कोणीय वेग और आवर्तकाल में, कण के कोणीय वेग और आवर्तकाल या आवृत्ति में संबंध। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इनमें संबंध देखते हैं कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, ये आप नोट कर लें प्लीज, फटाफट खत्म कर देंगे 2 मिनट में। कण के रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, सिंपल देखिए, औसत कोणीय वेग हम देख रहे हैं b बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 करेंगे तो dv ओवर dt हो जाएगा। डेल्टा v इस प्रकार से देते हैं, और कण का जो है कोणीय विस्थापन कैसे देते हैं हम, सॉरी कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, कोणीय विस्थापन बटे कोणीय समय, रेखीय वेग रेखीय विस्थापन बटे समय, कोणीय वेग कोणीय विस्थापन बटे समय, इस प्रकार से दिया। ओमेगा बराबर, ये दो आपने ध्यान में रखना पहले इक्वेशन। अब आप सीधा ये देखो कि डेल्टा थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर, कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध। तो सीधे सीधे कहाँ से आता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सीधा याद रखने का तरीका, डेल्टा थीटा अपॉन आर, ये इस प्रकार से हो गया। दोनों पक्षों को डेल्टा टी से भाग दे दो, सपोज ये क्या है इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या मिला हमको, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मान रख दो इनमें से यहाँ इक्वेशन में। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, ओमेगा बार 1 अपॉन आर, और ये क्या हो गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी, तो ये वी बार ओमेगा बार, औसत हो गया। ये क्या हो गया, औसत इस प्रकार से निकल गया। ये इनमें संबंध है, और इंस्टांटेनियस लगाएंगे, दोनों तरफ आप लिमिट लगा दो। एक तो ये हो गया इक्वेशन, फिर इक्वेशन 2 में जो है कि दोनों पक्षों में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देंगे, तब क्या मिलेगा हमको, दोनों पक्षों में लिमिट लगाएंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी, और ये हो गया तात्कालिक वेग। तो ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, या वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, या ओमेगा, ये संबंध आ गया। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो कोणीय वेग के लिए, किसी दिए गए कोणीय वेग ओमेगा के लिए कण का रेखीय वेग v, कण के केंद्र से दूरी r की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कण जो है जितना दूर होगा केंद्र से, वेग रेखीय वेग उसका उतना ही अधिक होगा। ये क्लियर हो गया। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है कण द्वारा, 2 पाई r, और चाल है उसका v। तो संबंध देखा अगर आवर्तकाल में, समय बराबर दूरी बटे चाल, t बराबर 2 पाई r, रेखीय दूरी क्या है 2 पाई r, ये याद रखना, t बराबर 2 पाई r है रेखीय दूरी।
और जब हम 2 पाई रख रहे हैं तब वो क्या है, कोणीय दूरी, ये कोणीय विस्थापन। t बराबर 2 पाई और कितने समय में, t वेग क्या है, v वेग से। इस प्रकार से समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, ये v बराबर 2 पाई r अपॉन टी, ये भी इनमें संबंध है। इस प्रकार से ये भी ध्यान में रखना है। इसी को वेक्टर रूप में अगर लिखना है, इसी को क्या करना हमने, वेक्टर रूप में लिखना है। तो क्योंकि संबंध देखो आप, हमने कहा था जहाँ पे भी कोई ऐसी राशि आ रही है आपको जो दो भौतिक राशियों का गुणा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो गुणा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। ये पहले भी हमने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि जो है v इक्वल टू आर ओमेगा में v r और ओमेगा ये वेग सदिश है, ये त्रिज्य सदिश है और ये कोणीय वेग सदिश है। तीनों सदिश राशियाँ हैं और कागज के तल में जो है वृत्तीय गति करने के लिए हम उसकी दिशा निकाल चुके हैं, लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस प्रकार से जो है सदिश रूप में इसको लिखेंगे तो सीधा सीधा फॉर्मूला आता है यहीं से सदिश रूप में, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। जब हम क्रॉस लिखते हैं तो ये सदिश रूप में लिखना जरूरी होता है। दो राशियों का गुणा सदिश राशियों का गुणा सदिश है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, दो सदिश राशियों का गुणा अगर सदिश राशि आ रही है तो निश्चित तौर पे वो एक सदिश गुणन होगा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये इस प्रकार से इसको लिख देंगे। ये था एक समान वृत्तीय गति और उससे संबंधित कुछ टर्म्स। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।